अब इसके धार्मिक पहलू अलग हैं, उसकी अलग व्याख्या है, क्या धर्म से इससे जुड़ाव है और कैसे ये हमको प्रभावित करता है। लेकिन हमारा शरीर भी एक कुंभ है, एक घड़ा है, इसमें भी हम बहुत कुछ संजो कर रखते हैं। तो हमारे शारीरिक शारीरिक कुंभ को और हमारे मानसिक कुंभ को क्या यह पर्व किसी प्रकार से प्रभावित करता है? विशेष करके मुझे लगता है कि इसका मानसिक प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो इन सब विषयों पे आरएसएसडीआई जो एक हमारी संस्था है, रिसर्च सोसाइटी फॉर डायबिटीज ऑफ इंडिया, उसने भी वहां पर कुछ अपने इस दौरान शोध किए हैं अलग अलग पहलुओं को लेकर के, और डॉक्टर साहब आरएसएसडीआई से भी जुड़े हुए हैं। तो आज मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने इस मंच पर, और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो कुछ भी आपने जाना, समझा और निष्कर्ष निकाला उसे हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर एनके सिंह साहब। धन्यवाद। आई थिंक चिकित्सा जगत के विशिष्ट हमारे डॉक्टर आलोक गुप्ता, श्री वेदानंद जी, पवंती द्विवेदी, और मैडम देख रही हैं शशि पाठक, अनुपम दुबे। मेरे ख्याल से आपका जो एक कॉन्सेप्ट है कि महाकुंभ के बारे में मैं कुछ आज बताऊं कि इसका साइंस से क्या रिलेशन है, तो हम शेयर कर लेने दीजिए मेरे को पहले। जी, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं चालू करता हूँ। अब मेरे ख्याल से ये मेरी स्लाइड्स दिख रही है। यस सर, दिख रही है। हाँ, तो आज जो टॉपिक इन्होंने दिया है, धार्मिक कुंभ का शारीरिक और मानसिक कुंभ पर प्रभाव, मेरे ख्याल से अगर इसको रिलीजन से अलग भी आप कर दें, तो अभी हाल में साइंटिफिक जगत में पूरे विश्व में जिस तरह का आयोजन प्रयागराज में हुआ और जो जो रिसर्च उस पर हुए, उसकी एक बहुत बड़ी महत्ता है। और यही कारण है कि सीएमए इंडिया जो बता रहे थे, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, 9,000 फिजिशियंस, खासकर देश के और विदेश के भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने इस पर क्या काम किया है आरएसएसडीआई के द्वारा, वो भी दिखाएंगे आपको। और हम कोशिश करेंगे कि इसको एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको शेयर करें। अब जैसा कि डॉक्टर आलोक ने भी बताया आपको कि किस तरह से कब महाकुंभ होता है, और आप यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड में कि पृथ्वी और चंद्रमा अपने काल चक्रों में घूमते रहते हैं, जिसका असर हर इंसान पर भी पड़ता है। लेकिन एक काल चक्र जीवन के एक चक्र से दूसरे चक्र की यात्रा के दौरान या तो आपके लिए बंधन साबित हो सकते हैं, या फिर अपनी सीमाओं के पार जाने के माध्यम भी बन सकते हैं। ये कालचक्र कई प्रकार के होते हैं, और अभी जो कुछ घटित हुआ वो सबसे लंबा था, है 144 वर्ष का। कुछ ऐसा हुआ 144 वर्ष में पहली बार या रिपीट हुआ जब सौर मंडल में कुछ विशिष्ट घटनाएं हुई जो आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और इन्हीं मौकों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। इस चीज को आपको पता है। और ये कुंभ मेले देश की उन खास जगहों पर आयोजित किए जाते हैं। मेरे ख्याल से अभी हमारी जनता इस पर पूरी जागरूक है कि कहाँ कहाँ होते हैं, और जहाँ पर एक संपूर्ण ऊर्जा मंडल तैयार किया गया था। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए यह एक अपकेंद्रीय बल यानी केंद्र से बाहर की ओर फैलने वाली ऊर्जा पैदा करती है। अगर इसको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के आईने से देखें तो पृथ्वी के 0 से 33 डिग्री अक्षांश में यह ऊर्जा हमारे तंत्र पर मुख्य रूप से लंबवत या ऊर्ध्व दिशा में काम करती है। खास तौर से 11 डिग्री अक्षांश पर तो ऊर्जाएं बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जाती हैं। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुना भाग कर, और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो 5,000 साल पहले या लाखों साल पर पहले, हम नहीं जानते हैं कि कब ये हमारे वेद आए इस धरा पर, लेकिन जो कुछ गणना उन्होंने की, आज दुनिया का जो साइंस है, हमारा जो मॉडर्न साइंस है, उसको झुठला नहीं सका, बल्कि वो कायल है इस बात से कि हमने जो कुछ हमारे ऋषियों ने दिखाया था, कहा था, जो गणनाएं की थी, वो कितनी सटीक हैं। तो हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुना भाग कर पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इनमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है, और इन स्थानों पर
स्नान का विशेष लाभ भी है। अगर किसी खास दिन कोई इंसान वहां रहता है तो उसके लिए दुर्लभ संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए इन मौकों का लाभ उठाने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। यह एक कोरी कल्पना नहीं, एक प्रूव्ड साइंस है। और हमारे देश में जो हमारी विरासत है उसमें हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारे संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता रहा है। ये जो पहली बार मैं कुंभ में 18 जनवरी को गया, और जब ये नज़ारा पहली बार मैंने देखा तो सचमुच में कुछ घटित हो गया। द मिराकल ऑफ लाइफ, आवर वाइटल स्पिरिचुअल हार्मोनी। और ऐसा लगा कि जैसे एक जुड़ाव हो गया उससे। और इस चीज को हम फील करने लगे कि यूनिवर्स हैज बीन कॉल्ड द कॉस्मिक फॉर्म ऑफ द डिवाइन, एंड ऑल द बीइंग्स आर सी हियर आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस कॉस्मिक फॉर्म। तो उस ऊर्जा से लगा कि हम जुड़ चुके हैं। अभी डॉक्टर आलोक ने कहा कि कुंभ का मतलब घड़ा या गागर होता है, पवित्र कलश भी होता है। ये आत्म जागृति का प्रतीक माना जाता है, मानवता का अनंत प्रवाह माना जाता है, प्रकृति और मानवता का संगम माना जाता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, और मानव जाति को पाप पुण्य और प्रकाश अंधकार का एहसास कराने वाला माना जाता है। और कुंभ राशि बुद्धि, सहजता और स्वतंत्रता का प्रतीक है ज्योतिष में। तो इस चीज के साथ जो ह्यूमैनिटी का लार्जेस्ट और प्रोफाउंड गैदरिंग्स हुआ, उसका क्या स्पिरिचुअल इंटेंट था, क्या साइंटिफिक प्रिसीजन थी, और क्या कल्चरल हेरिटेज है, इसके बारे में अगले 20-25 मिनट में हम लोग बात करेंगे। कुंभ का जो दो संस्कृत वर्ड है, जैसा कि पीचर और जार, एंड मेला जो कि सिग्निफाई एसोसिएशन और असेंबली, और इस तरह से रिलेट्स टू द जोडियक साइन एक्वेरियस, और है सिंबलाइज करता है कॉस्मिक कनेक्शन को, और सेंट्रल टू मेला का इसेंस यही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत डीप वैदिक काल के रूट्स हैं। हमारे ऋग्वेदा में यह वर्णित है। यह सिंबलाइज करता है कंप्लीटनेस को, फुलनेस को, और आध्यात्मिक रिजुविनेशन को। तो इस चीज को समझते हुए यह मत समझिए कि क्या है, यह एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन था जो जो वैदिक ऋषियों ने हमें दिया एक एंशियंट विजडम के रूप में, बट एक रिमाइंडर उन्हें कर दिया हमारे लिए, जो ह्यूमैनिटी के इंड्योरिंग रिलेशनशिप, और इसको साथ में जो हमारे साथ अंतरिक्ष है उसे एक जुड़ाव की ओर एक जो प्रेरणा उन्होंने दे के गए हैं, तो उसको इस बार हम लोग सभी लोगों ने फील किया। तो इस चीज को जब मेला में लोग गए तो इस को इम्ब्रेस किया, बैलेंस को, हार्मोनी को और रिन्यूअल को। इस पर कई शोध किए गए हैं। थोड़ा सा यह बता दें कि गुरु ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सूर्य चक्र और सोलर स्पॉट नॉर्थ पोल साउथ पोल परिवर्तन के समय का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा सुपर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ही इंसान के दिमाग में अल्फा किरणों की वृद्धि करती है। इससे मनुष्य के मन को शांति मिलती है, शरीर को निरोगी जीवन देती है, और सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो इंसान की जैविक घड़ी, जिस पर अभी बहुत साइंस में काम हो रहा है, जैविक घड़ी, जिसके बारे में और आपको हम बताएंगे, जिसे नींद और जगाने का चक्र कहते हैं, उसे बेहतर बनाता है। यह एक ऐसा फील्ड है जिस पर अभी का मॉडर्न साइंस इन्फेंसी के स्टेज में है। अगर आप पीछे 10 साल जाएं तो इन सब चीज़ों पे, मॉडर्न साइंस पे बात नहीं होती थी। लेकिन अगर आज आप हमारे जो मेन फील्ड साइंस का है उसमें जाएं तो इन सब चीज़ों पे गहन शोध भी हो रही है, और इन चीज़ों पर भी काम हो रहे हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर इसको मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और गुरु के इस खगोलीय संयोग से एकत्रित होकर जो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और आप विश्वास कीजिए इस ऊर्जा के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों और तपस्वियों की उपस्थिति का वातावरण ही अमृत तुल्य हो जाता है।
और इस आशीर्वाद के कारण ही वातावरण में एक अमृत वर्षा होती है, जिन उन्होंने फील किया जो वहाँ गए। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं मुझे बहुत कुछ फील हुआ। तो आपकी रिसेप्टिव क्षमता पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बहुत से रेडियो पे आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर को, जिसमें कि आवाज़ बहुत साफ आती है और कुछ में बहुत फ्रीक्वेंसी सही नहीं आती है। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि आपकी रिसेप्टिव क्षमता भी होनी चाहिए। फिर पानी में जो पीएच, घुली हुई ऑक्सीजन और मिनरल्स की सही मात्रा से, पानी में जो पवित्र गंगा को देखा, नदी के जल को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से उपयोगी पाया गया है, उससे आत्मिक लोगों को शांति मिली और डुबकी का भी अपना महत्व है। तो कुंभ मेला, अभी तक मैंने ये बताया आपको कि प्राचीन भारत की भूचुंबकीय शक्तियों की गहन समझ को उजागर करते हैं। तो पहला लर्निंग ये है। ये कॉस्मिक रिदम जो हो रही है, जिसे आजकल हम लोग साइंस में क्रोनो मॉड्यूलेशन कहते हैं, और ये हमारा जो वैदिक साइंस था, यह आज के साइंस के साथ कदम से कदम मिलाकर मेल हो कर रहा है, और उसको दृष्टि भी दे रहा है, दिशा भी दे रहा है, और यह बेसिस है हमारे यहाँ रहने का। तो देखिए कि इस कुंभ मेला से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला जो सीख हुई। इनके एनके सिंह साहब, हाँ, बोलिए। थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड पे जाइए आप, तो इनको मैं थोड़ा समय अगर आप अलाउ करें। इसको। हाँ, ये जो कॉस्ट्यूम डांस दिखा रहे हैं आपने, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते जाइए। ये ये बस, वाली। हाँ, पुराना हाँ। मॉडल। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें, हम्म। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, इसलिए कर दीजिए कि ये डॉक्टर शेषाद्री से मैंने बोरो किया है। जी जी, और ये शेषाद्री साहब ने लिया है फ्रिट्जॉफ कैपरा की बुक से। अच्छा। उनसे मेरी बात हुई, हमने कहा ये तो फ्रिट्जॉफ कैपरा की बुक में ये डायग्राम है। कहा वहीं से हम्म। मैंने लिया है। अच्छा, हाँ, तो इसको आप ये जो समझा आप दीजिए, चित्र, मुझे भी ये समझ में ज़्यादा नहीं आया है, आप समझा दीजिए इसको। जी, तो मैंने कहा चूंकि चित्र आपने डाला है और ये चित्र समसामयिक है, तो इसको हम्म। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक ओरायन नक्षत्र होता, कॉन्स्टिलेशन होता है, राशि। अच्छा। ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन का, ओरायन कॉन्स्टिलेशन में इसको अंग्रेजी में हंटर्स मैन कहते हैं। तो इसमें जो तारों का एक समूह होता है, वो ऐसा लगता है जैसे कि एक शिकारी आसमान में लेटा हुआ है, और एक बहुत ही चमकदार तारा उसके पास में होता है नीचे, जिसको कि कैनिस मेजर कहा गया है। ये शिकारी का कुत्ता है। उस तारे को कैनिस मेजर कहा गया, व्याघ्र, हिंदी में इसको व्याघ्र बोलते हैं। कैनिस मेजर है, और ये ओरायन कॉन्स्टलेशन के जो तार, देखिए ये तीन तारे बीच में आप देख रहे हैं, ये तीन तारे, हाँ हाँ। ये शिकारी के कमर पे पट्टा बंधा हुआ है। ये हम्म। दो तारे उसके बाह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में एक तारा ये होता है जो माथा रिप्रेजेंट करता है, और हम्म। नीचे फिर आपको दो तारे दिखाई देंगे। तो ये दो तारे, ये उसके पांव हैं। तो कहा यह जाता है कि इस इन 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 तीन तारों के बीच में से, और ये माथे वाले तारों को जोड़ते हो अगर आप ऊपर चले जाएं, तो ये दिशा उत्तर की हो जाती है। तो इस समय, जिस समय कुंभ लगा था जनवरी फरवरी के मौसम में, अभी भी मार्च में भी ये कॉन्स्टलेशन आपको आसमान में सबसे ऊपर, आपको छत सर सिर के ऊपर यही दिखाई देगा। तो ये नाविक लोग जब समुद्र में रहते थे, उनको दिशा ज्ञान करना होता था रात को, तो ये इस हम्म। कॉन्स्टलेशन का सहारा लेते थे, इसके माध्यम से जानते थे किधर उत्तर है। तो इस समय जब ये कुंभ लगता है, तो यही जो माथे वाला हिस्सा है, ये वृषभ राशि का हिस्सा पड़ जाता है। ये वृषभ राशि अच्छा। है। जुपिटर यहीं पे होता है। हम्म। ये जुपिटर का स्थान है कुंभ के समय पर। हम्म। तो ये, और उन्होंने इसको कॉस्मिक डांस से रिलेट कर दिया है। लेकिन ये ओरायन राशि है। बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था। अरे, ये बहुत ही अच्छा आपने बताया, ये चीज़ें समझ में आ गई, धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये किस तरह से ये शिवा का डांस भी है, जो कि सब एटॉमिक मैटर पे, और बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। अब आगे मैं बढ़ता हूँ फिर। तो ये पहला जो लर्निंग्स है, पहले इसका एक देख लें हम लोग कि, अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल था और इसके मैनेजमेंट को लेकर कितनी ही बातें हो चुकी हैं। और भारत देश का जो लोका समस्ता सुखनो भवंतो हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे तो अच्छा दुनिया में कुछ है नहीं। तो पहली चीज है कि इसके साथ ही हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि RSSDI, जो कि रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया है, उसने 45 दिन का एक कैंप लगाया। और मैं वहाँ गया था 18 तारीख को, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वो जो उसमें इतने लोग थे, इतना काम हो रहा था। और कोई मेरी वाइफ थी, मेरी साली थी, और ये डॉक्टर
अब देख रहे हैं, इनको पहचान रहे होंगे, प्रयागराज की बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कैंप हुआ, और इसका क्या रिजल्ट आया? इसका जो रिजल्ट आया इसमें ये डॉक्टर डॉक्टर अनुभव विजय, वर्मा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज या में अनुभव प्रोफेसर हैं। वर्मा का, या उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने सब कुछ उस दिन अरेंज किया था। ये अनपब्लिश्ड डेटा है, बट मैं जस्ट आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि करीब 26,000, 26 सॉरी, ये 20 जनवरी से 26 फरवरी तक जो 27,000 लोगों का डिटेक्शन हुआ वहाँ पे, या उनकी जांच की गई, ये अभी हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे शिकागो में। डॉक्टर हमारे जो अभी इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं, अनुज माहेश्वरी साहब, लखनऊ से, वो इसको प्रेजेंट करेंगे। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें हमने पाया कि 25% लोग डायबिटीज में पाए गए, 16% को प्रेशर था, 5% को कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस थे। और डिटेल्स अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये अनपब्लिश्ड डेटा है, लेकिन ये पब्लिश हो चुका है। ओरल प्रेजेंटेशन के लिए शिकागो में ये प्रेजेंट होगा जून 20 से 23 के बीच में। कि एक बड़ा ये, इससे हम लोग को बहुत चला। अब इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो मिस्टीरियस, दो अनटोल्ड और यूनिक है, उसको हम लोग बात करें। अब देखिए, ये नोवेलिस, ये 1772 से 1801 के बीच में इन्होंने कहा था कि एवरी डिजीज इज ए म्यूजिकल प्रॉब्लम। और जब माल फंक्शन होती है रिदम का, रिजोनेंस का, वाइब्रेशन का, एंड हार्मोनिक ट्यूनिंग का, तो आप बीमार पड़ते हैं। और हमारे, जो आपने कहा कि कुंभ ही एक है हमारा शरीर, तो रिदम ऑफ हमारा जो ह्यूमन बॉडी है हमारे में जो हो रही है, अगर इस ट्यून के साथ आप नहीं चलेंगे तो फिर आप बीमारियों से ग्रसित होंगे। और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। इसमें अब कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिबेट की जरूरत है। तो कॉस्मिक हार्मोनी की जरूरत आज है। ये प्रोफाउंड और हमारा एंशियंट कॉन्सेप्ट था जो हमारे वेरियस फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में समाहित है। इसलिए केवल आप डिजीज फ्री किसको बोलते हैं कि आपको कोई प्रेशर नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप मानसिक तौर पे स्पिरिचुअलिटी को भी अगर आप में नहीं है, और मानसिक तौर पे भी आप स्वस्थ नहीं है, तो होलिस्टिक अप्रोच के बिना वो तो हो नहीं सकता है। आपको और स्वस्थ कहा भी नहीं जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को अब हम लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो चौथा आयाम है डिजीज फ्री होने का, उसमें इसकी बड़ी महत्ता है। और महाकुंभ उसका एक पार्ट था। वो उसने कहा था कि वेन, जब आप ट्यून में होते हैं विद द होल, यू आर हेल्दी, द म्यूजिक फ्लोज बिटवीन यू एंड द होल। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, यू फील ए वेल बीइंग, कोई नॉइज नहीं है, एवरीथिंग इज इन हार्मोनी। व्हेन द दिस इंडिविजुअल इज इन ट्यून विद द यूनिवर्सल, तब हेल्थ एग्जिस्ट करता है। जब इससे बाहर आते हैं इस ट्यून से, तो कुछ गलतियां होती हैं। और वो इंडलेस जो गलतियां होती हैं, वो बेसिकली हमारे डिजीज का मेन कारण है। इस पर साइंस पर बड़ी गहन शोध हो रही है। और हम लोग सोचते हैं कि इस ब्रह्मांड से हम यहाँ पृथ्वी पर फेंक दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट ए स्ट्रेंजर, इस एग्जिस्टेंस में नहीं है, इस चीज को समझिए। और यह तभी होता है जब इस हारमोनी को हम नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ख्याल से महाकुंभ में जाकर और उस पवित्र प्रयागराज में उस संगम पर डुबकी लगाकर, ऐसा तो मुझे कम से कम फील हुआ कि मैं एक स्ट्रेंजर नहीं हूँ, थ्रोन नहीं हूँ, डंप्ड नहीं हूँ, एक्सपेल्ड नहीं हूँ, पनिश्ड नहीं हूँ। कोई पाप धोने हम लोग नहीं गए थे, और ना मुझे इसकी कोई चिंता थी। मेरे ख्याल से वहाँ पे जो हारमोनी हुई, जो कॉस्मिक रेज का जो कॉन्ग्रीगेशन वहाँ पे हो रहा था, उसकी जो एनर्जी मिल रही थी, वहाँ समथिंग यूनिक था जो कि अभी तक लगता है कि है। तो मैनकाइंड इसलिए आजकल एक बहुत क्रिटिकल फेज में हम लोग गुजर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के जो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे उससे ही हम लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में आ चुके हैं। और हमें क्वेस्ट ऑफ हार्मोनी की जरूरत है। और मेरे ख्याल से जब पहली बार इतने करीब 67-68 करोड़ लोग, जो कि वह भी एक, मेरे ख्याल से आश्चर्य ही है कि जो कुछ हुआ इतने अच्छे ढंग से हुआ। और मैं तो 18 तारीख को, मैं अपने भाग्यशाली लोगों ने मेरे को बोला कि मैंने इसका भी देखा कि ये धार्मिक दीक्षा का जो हमारे नागा साधु की होती है, करीब 5,000 नागा साधु का वहाँ मैंने झुंड देखा उस दिन। और उस दिन मैंने देखा कि उनका क्या हो रहा था। तो ये बड़ा एक अजीब चीज हुआ वहाँ पे। और इस चीज को विश्वास कीजिए कि
Anyone who aims to resolve all sorts of conflicts and attain harmony has to begin with the immediate rather than the mediate, proximate rather than remote। और आपको आप उस कुंभ को उधर से लेकर आपके अंदर में जाना पड़ेगा कि आपको अंदर में उसकी चिंतन करनी पड़ेगी। तब इस चीज को, जो कि हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमी में है, प्रिसाइज कैलकुलेशंस है, जुपिटर सन और सब के साथ हम एक साथ एकजुटता में होते हैं, और इस सेलेस्टियल सिंक्रोनाइजेशन जब हम पर होती है तो ह्यूमैनिटी के टाइमलेस क्वेस्ट के साथ अलाइन करते हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ होते हैं, यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमिंग एंड बैलेंस को करते हैं, तब आपको रियल होलिस्टिक वेलबींग होगी, अन्यथा ये कभी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये अलाइनमेंट के लिए मेरे ख्याल से ये महाकुंभ हमारे जीवन का एक ऐसा समय था जब हम इसको करने में मैंने सफल हुए। और जैसा कि डॉक्टर आलोक गुप्ता ने हर जगह बोलते हैं, यथा पिंड तथा ब्रह्मांडे, मेरे ख्याल से बाद में थोड़ा इस पर आप बताएंगे कि हमारी एंशियंट फिलोसफी का ऐसा क्या मतलब था। मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब इस चीज को थोड़ा साइंस से हम जोड़ते हैं, बायोलॉजिकल रिजोनेंस एंड सेलेस्टियल रिदम्स को। ये जो एनवायरमेंटल चीजें हैं, जो लाइट, टेम्परेचर, इसको सिंक्रोनाइज करना है अपने बॉडी से, इंटरनल क्लॉक हम पे चल रही है, जो स्लिप है, मेटाबॉलिज्म है, हमारी इम्यूनिटी है, क्या इस पर प्लेनेटरी मूवमेंट का कुछ असर पड़ता है? क्या सूरज के उगने, सूरज के डूबने से हमारे शरीर के अंदर कुछ इंटरनल क्लॉक पे चेंजेज होते हैं? इस चीज को कई लोग समझ नहीं पाते हैं, खासकर अभी जो डीपली इन चीजों को नहीं जानना चाहते हैं वो तो कभी समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर हम पर, अगर आप जिसे क्रोनो मेडिसिन आज हम बोलते हैं, कि ये शरीर बेसिकली चल रहा है सर्केडियन रिदम्स पर ही, और अगर उसमें डिसरप्शन जब होती है तो जितने ये मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, हमारी माल एलाइन जो हो गई है, स्लीप साइकिल, सीजनल चेंजेज, इससे मेंटल हेल्थ इशूज, हमारी इम्यूनिटी घट गई है, और जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसका एक बड़ा रीजन यही है। और अगर इसको महाकुंभ से हम जोड़ें कि मेला का टाइमिंग, ये प्लेनेटरी का हार्मोनी, इस बैलेंस को रिस्टोर करने में बड़ा काम आया है। इस सर्केडियन रिदम को रिस्टोर करने का एक बहुत अच्छा मौका था, जिसमें स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रिसेट हुई। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा क्रोनो मेडिसिन की ओर हम चलते हैं, जो कि मॉडर्न हेल्थ केयर इस पर क्या कहता है। अब लोग बोलते हैं कि इसमें क्या प्रयागराज का क्या सिग्निफिकेंस था, प्योरिटी ऑफ गंगा के बारे में। अब तो शोध हो चुके हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है सेल्फ प्यूरिफाई की, वहाँ पे बैक्टीरियोफेजेज है जो रिवर के माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को, इवन इन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, हाई लेवल्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये हमारी एबिलिटी को, एक्वेटिक लाइफ को मेंटेन ए बैलेंस्ड इकोसिस्टम जो बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, उसको करने में इसके बड़ा बड़ा योगदान रहा। अगर आप इसको, बहुत लोग गए कि भाई हम गंगा में अपना पाप धोने जा रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। अगर इसको साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखिए तो गंगा में इस डुबकी का मतलब था ए सिंबॉलिक कनेक्शन, जो प्रकृति के साथ जो उसके रिस्टोरेटिव पावर्स हैं उसको आपने रीइंफोर्स किया अपने मेंटल और इमोशनल वेलबींग के लिए। इस चीज को समझिए कि एक गंगा में जो डुबकी हुई, प्रयागराज में आपने जो डुबकी ली, मैंने तो 21 डुबकी ली, और उसके बाद जो एनर्जी हमको मिली पता नहीं अभी तक चल रही है, वो भी लगता है कि एनर्जी से भरे हुए हैं। अब और लोगों को क्या फील हुआ, लेकिन मैंने बहुत लोगों से सर्वे किया, बहुत लोगों को ऐसा फील हुआ। तो ये नेचर के साथ रिस्टोरेटिव पावर था जो हम पर गया। यमुना और सरस्वती कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज हैं। सरस्वती तो अभी मिथिकल हो गई है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ती, कभी उसका हिस्ट्री आप समझने की कोशिश करें। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कुंभ, ये जो संगम, जो कन्फ्लुएंस था, ये सिंबलाइज करता है मर्जिंग ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, जो हमारी संभावना है कि इसको एक साथ लेकर चलें, उसके लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज का वहां पे जुगाड़ था, मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो संगम के जो इन्वायरमेंट जो बहुत ही नेचुरल था, वो हमारे, मेरे या आपके मेडिटेटिव प्रैक्टिसेज और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक बहुत जरूरी उसका एक संयोग वहां पे था। और मॉडर्न रिसर्च कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ सच इन्वायरमेंट, जहाँ की सेंसरी स्टिमुलेशन कम हो जाती है और नेचुरल ब्यूटी के साथ आप रहते हैं,
तो आपके जो शरीर में कोर्टिजोल का लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम जाता है। वो मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, मेंटल फोकस को इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है कि कनेक्टेडनेस को और ग्रेटिट्यूड को। तो ये हीलिंग एनर्जी है जो कि संगम में था। और इस चीज को कई लोग बोलते हैं कि तो बड़ा अंधविश्वासी है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका भी एक साइंटिफिक कनेक्शन है कि वहां पे किस तरह से हीलिंग एनर्जी का काम कर रहा था। तो कुंभ, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये हम ब्रिज किया बिटवीन द एंशियंट एंड द मॉडर्न एंड द स्पिरिचुअल एंड द साइंटिफिक। रिमेंबर, इसको याद कीजिए। ये जो कुछ हुआ इस समय, ये हमारे एंशियंट साइंस को मॉडर्न साइंस से जोड़ दिया। दे रिमाइंड अस ऑफ द कि इंटर डिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ और वातावरण इन्वायरमेंट के साथ, अर्जिंग बोथ रिफरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। और हमारे जैसे फिजिशियंस के लिए दिस सीक्रेट वाटर्स इंस्पायर है कि हम जो भी पेशेंट को देखें उसका एक होलिस्टिक अप्रोच अपना है, जहाँ की सेंस ऑफ हीलिंग हो विथ नर्चिंग द हार्मोनी ऑफ बॉडी, माइंड एंड नेचर, तीनों को जरूरी है। इसके बिना यह संभव ही नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें अगर साइंस में जाते हैं कि टाइम ऑफ डे कितना इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर ब्लड प्रेशर का ही देखिए तो फास्टेस्ट राइज ब्लड प्रेशर किस समय होता है, उसमें क्या हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, पीक सोडियम कब ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, कब ज़्यादा बीपी ऑटोमेटिक ये चक्र के कारण बढ़ता घटता रहता है। जो आप स्लिप करते हैं मेलाटोनिन के साथ, वो कैसे स्लिप के समय उसकी लेवल क्या होती है और फिर कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसका पूरा एक चक्र है। ये एक अलग लेक्चर है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। जैसे इसको दिखाना चाहते हैं कि ये साइंस में प्रूव्ड है कि ये हमारे दिन, सुबह के समय, शाम के समय और दोपहर के समय जिन हॉर्मोन्स से हमारा शरीर चल रहा है उसका लेवल घटता और बढ़ता है, ये सूर्य के चक्र से होता है। और इसको भी एनालाइज कीजिए कि कुंभ मेला स्पिरिचुअल खोज रिफोर्स की इस ट्रू हीलिंग को ट्रांसेंड कीजिए फिजिकल बॉडी, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग से। आज डायबिटीज में हम लोग बोलते हैं कि बहुत सा प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, किडनी में प्रॉब्लम है, इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, गट का प्रॉब्लम है, वहाँ पर बैक्टीरिया गट माइक्रोबायोटा खराब होती है, ब्रेन से भी प्रॉब्लम है। ये कई तरह की थ्योरीज है। लेकिन इसका एक बड़ा रीजन आजकल हार्मोन एंड देयर सर्कैडियन रिदम्स पे है। और इस पर बड़े अच्छे रिसर्च पिछले 1-2 साल में डायबिटोलॉजी और बड़े बड़े जर्नल्स में आए हैं कि किस तरह से ज़्यादा लाइट, ज़्यादा साउंड, ज़्यादा ये जो आप चक्र को, अगर आप नाइट में ज़्यादा, आपका जो सोने का समय है उसमें अगर आप 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद जगते रहते हैं और इसको तोड़ते हैं, तो इस तरह किस तरह से लाइट के इनपुट से ब्रेन का जो पीनियल ग्लैंड है, सुप्राकैडमिक न्यूक्लियस है, कैसे क्लॉक जो है वो मिस अलाइनमेंट हो जाती है, उसकी डिससिंक्रोनाइजेशन के कारण आपके पेरिफेरल क्लॉक के भी पर भी अंतर पड़ता है, जो फूड इंटेक पर आप दिन, सुबह और शाम में करते हैं। ये लीवर, पेंक्रियाज, हार्ट, मसल, सब जगह इसका असर पड़ता है। और यही मिस अलाइनमेंट डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और इवन कैंसर, इसका रीजन हो सकता है। क्लॉक अलाइनमेंट को करते हैं तो इसमें आप मेटाबॉलिज्म को, इंडोक्राइन फंक्शन को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, और जो खराब डीएनए हो चुकी है उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा मैसेज था महाकुंभ से। और इसीलिए क्रोनो मेडिसिन में क्रोनो न्यूट्रिशन का जो है कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। और इसको फिर पाया गया है कि भारतीय संस्कृति ने जो कहा था कि शाम में 6 बजे या 7 बजे, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, उसका पूरा रीजन मील टाइमिंग, फूड के न्यूट्रिएंट, इसके सर्केडियम रिदम के सिंक्रोनाइजेशन, डिस्क्रोनाइजेशन को लेकर ही देखिए टाइप 2 डायबिटीज, पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, ओबेसिटी, ये सब पे असर पड़ रहा है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अगर इस सर्केडियन क्लॉक को आप तोड़ते हैं या इसको रीप्रोग्राम्ड नहीं करते हैं, तो ऑन्कोजेनिक पाथवे आपका जो है, जो कैंसर पैदा करने का जो रास्ता है, उसके में देखिए एपोप्टोसिस पर, मतलब कि जो सेल डाई करते हैं, जो नए बनते हैं, एंजियोजेनेसिस, कैंसर की इम्यूनोलॉजी पे, आपके लॉन्जिविटी पे, कैंसर स्टेम सेल पे, कैंसर मेटाबॉलिज्म पे, डीएनए डैमेज पे, ये रिसर्च दिखाया गया है 2023 का। इस पर सब पे असर पड़ता है और इवन कैंसर होने में इसका असर पाया गया है। तो इसको, साइंस को पकड़िए। अभी डायबिटीज में हर चीज सेल के अंदर, जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, जिसके डिसफंक्शन के कारण ही ये मेटाबॉलिक डिजीजेज हो रही हैं।
उसको आप ठीक कर सकते हैं इस क्रॉस टॉक से कि इंसुलिन का रेसिस्टेंस जो हो रहा है डायबिटीज में, इसमें जो अगर आप अच्छा खाते हैं विथ एंटीऑक्सीडेंट, कैलोरी को कम करते हैं, मेटाबॉलिक मॉड्यूलेट्स लाइक को मॉड्यूलेट करते हैं, तो ये जो रेड सिग्नल है इसको ले जाके आप ग्रीन कर सकते हैं। इसका पूरा साइंस है कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन टाइप 2 डायबिटीज करता है। और इस चीज को एक अच्छा स्लाइड है, इसको देखिए कि ये बीमारियां जो हो रही है इसका एक बड़ा रीजन है मेटाबॉलिक ओवर सप्लाई, कि भूख नहीं है खाते जा रहे हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, कैलोरी इंटेक। तो ये आपके बेसिकली ये पूरा इसका एक चक्र है कि किस तरह से मेटाबॉलिक ओवर सप्लाई आपके डीएनए पर, आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए। और अगर मेटाबॉलिक अंडर सप्लाई करते हैं, मतलब आप फास्टिंग कुछ करते रहते हैं, खाना खाना कम खा रहे हैं, लो कैलोरी इंटेक ले रहे हैं, तो ये किस तरह लॉन्जेविटी बढ़ती है। यहाँ देख लीजिए कि अगर ओवर सप्लाई हो रही है तो फिशन हो रहा है, यानी आपकी ये जो फ्रेगमेंटेड मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, जो आपके डीएनए है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सेल इसको 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 फ्रेगमेंटेड मैंने ये बिखर गई है। और जब अंडर सप्लाई फास्टिंग कर रहे हैं तो किस तरह से ये फिर से ही जुड़ जाती है, फ्यूजन हो जाती है। ये पूरा साइंस है ये। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये हो रहा है कि अंडर ओवर सप्लाई फूड का कर रहे हैं तो फिशन हो जा रही है, माने वो टूट जा रहा है। और अगर आप अंडर सप्लाई करते हैं, फास्टिंग में जाते हैं, तो फ्यूजन हो जा रहा है। इस चीज को समझिए। क्रोनिक एपिसोड्स अगर बार बार आप मेटाबॉलिक ओवर सप्लाई करते जा रहे हैं, तो ये फ्रेगमेंट कर देता, तोड़ देता है माइटोकॉन्ड्रियल नेटवर्क को, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को। और ये बहुत सी जो बीमारियां हैं इसका एक बड़ा रीजन तो यही है। और इसलिए इसको उल्टा साइड में आप चलेंगे तो मेरे ख्याल से यह भी एक मैसेज आ रहा है कि अपने माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और ट्रीट डायबिटीज और कुछ भी मेटाबॉलिक डिजीजेज, कीप देम यंग, इसको अपनाना बहुत जरूरी है। कुछ और दो चार चीजें मैं इस पर बताना चाहूंगा। 10 मिनट और आप कर लेंगे इसमें। पहला चीज फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप देखा जाए तो महाकुंभ ने भी बहुत लोगों की फिजिकल एक्टिविटी करा दी, लेकिन इसको रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी से आपका अगर जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सीडेंटरी आदमी का दिखा रहा है, ये पूरा ग्रीन हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज ट्रेंड होते हैं, अगर रेगुलर एक्सरसाइज होती है तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी जरूरी है। इसी तरह शॉर्टर सीटिंग टाइम एंड टाइम स्पेंट स्टैंडिंग, ज्यादा देर खड़ा रहना भी है बेहतर है कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, पूरी इसकी रिसर्च है। अगर जब बहुत देर खड़े रहते हैं, नहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं जगह नहीं भी मिलती है, तो ये कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बेटर है। और ये हमारे देख सकते हैं कि डूइंग एक्सरसाइज विल हेल्प वन टू कैपेबल ऑफ डेली एक्टिविटीज। ये पुराने जो हमारे संस्कृत में, ये मेरे ख्याल से जो सोर्स है इसका अष्टांग हृदयंगम सूत्र कोई है, तो उसका हृदयंगम सूत्र, तो यही चीज तो आज साइंस भी बता रहा है आपको कि किस तरह से डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंट, एक्सरसाइज सब जुड़ा हुआ है। पूरी साइंस है कि किस तरह माइटोकोमेसिस इंडक्शन हो रही है और क्या हो रही है। इसके अलावा हमारे अभी जो साइंस का जो बहुत साइंस का जो मैक्सिमम जो रिसर्च हो रहा है, वो हो रहा है हमारे गट के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोबायोटा हैं। और विश्वास कीजिए अगर आप मूव कर रहे हैं तो हमारे पेट के अंदर कम से कम 1.5 से 2 किलो माइक्रोबायोटा, यानी ये बैक्टीरिया जो है, वो हम लेकर ही चल रहे हैं। और ये कहीं इसमें क्या है इस पिक्चर में, ये अगर ये खा रहे हैं आप यहाँ पर पिज्ज़ा, ये सब चीज़ फास्ट फूड कल्चर में तो ये रेड दिखाया जा रहा है। और यहाँ दिखाया जा रहा है कि फल खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये ग्रीन हो जाता है। यानी आप मॉड्यूलेशन ऑफ गट माइक्रोबायोटा किया जा सकता है। और इसीलिए आजकल आजकल तो लोग कर रहे हैं कि अपने सैम्पलिंग, अब पीपल आर सैम्पलिंग ऑन फिशेज अपने फॉर द पर्पस ऑफ साइंस, प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, दही खा रहे हैं और अच्छे बैक्टीरिया का फोस्टर कर रहे हैं। तो इस गट माइक्रोबायोम का भी डायगोनल फ्लक्चुएशन होता है। गट ये भी जो है रिदम से बंधा हुआ है। ये आपका जो आपको जो कुछ खाते हैं, किस समय खाते हैं, उस समय ये गट माइक्रोबायोटिया, अब इसका एक बड़ा अच्छा साइंस है कि किस तरह से सर्कैडियन क्लॉक और होस्ट इम्यूनिटी बंधे हुए हैं टाइटली। और जो टाइम फूड इंटेक आप लेते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ इम्यून रिलेटेड डिजीज है, उसका इससे बड़ा रिलेशन है। तो ये गट माइक्रोबायोटा भी वैरी करता है, वो उसका भी जो फंक्शन है वो चेंज करता रहता है इस क्रोनो मॉड्यूलेशन से। और ज्यादा लोग, कुछ लोग जिंदा रहते हैं, उनका जो टेलोमरेज है डीएनए का, वो लंबा होता है।
मॉडरेट एक्सरसाइज से रिन्यू होता है। मेडिटेरियन डाइट अगर खाते हैं, जो कि बेसिकली इंडियन ट्रेडिशनल फूड का ही एक पार्ट है मेरे ख्याल से, उसी तरह का है, तो उसका भी असर बहुत पड़ता है, और उसको क्रोनो न्यूट्रिशन से आप जोड़ देते हैं। तो इसको आप काम कर सकते हैं, इसको माइंडफुलनेस से भी, मेडिटेशन से भी। ये भी पाया गया है रिसर्च से कि ह्यूमन लॉन्जेविटी मॉड्यूलेट होता है बाय टेलोमेरेज सिस्टम। इसको माइंडफुलनेस या मेडिटेशन से आप इसको रेगुलेट करके इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस तरह के मेला में, कुंभ में या कहीं जाते हैं या मंदिर में, और थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं, दुनिया को भूलते हैं, तो इसका जो अंदर में जो आपके आंतरिक कुंभ पे जो असर पड़ता है, उसमें टेलोमरेज की शॉर्टनिंग रुक जाती है। और उसको बड़े सूक्ष्म साइंस को देखते हुए यह पाया गया है कि उसकी जो शॉर्टनिंग है वो लेंथनिंग में, लंबेपन में चेंज होने लगती है। इसी तरह से कई बायोकेमिकल्स पैदा होते हैं शरीर में, जो ये फिजिकल एक्टिविटी और माइंडफुलनेस में आप रहते हैं, उसमें बहुत तरह के खोजे गए हैं बायोमार्कर्स, जो कि उसमें बढ़ जाते हैं। उसमें एक जैसे है न्यूक्लियर रेस्पिरेटरी फैक्टर, जो कि देखा गया है कि साइकिल चलाने वाले में ज़्यादा पाया गया। इसी तरह जो मेडिटेट करते हैं उसमें ज़्यादा पाया गया, प्राणायाम करने से ज़्यादा पाया गया। तो ये इस चीज पर अभी ये सर्कैडियन क्लॉक पे, इम्यून मॉड्यूलेशन पे, क्या इसको दवाइयों के द्वारा भी कुछ इंटरवेंशन हो सकता है, इन चीजों पे अभी बड़े रिसर्च चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट में मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अपने सर्कैडियन रिदम को रेस्पेक्ट करने का महाकुंभ एक बड़ा सुनहरा मौका था। जो लोग गए, उसकी एनर्जी को उन्होंने फील किया, उसकी सेरेनिटी को उन्होंने फील किया, उसके भव्यता को उसने फील किया, और ये देश क्या है उसको भी फील किया, एकजुटता क्या होती है उसको भी फील किया। और ये सब जो है जुड़ा हुआ है हमारे शारीरिक कुंभ से जुड़ा हुआ था, जो कि इतना कुछ कर रहा था फैटी एसिड पर, हमारे फैट पे, हमारे ग्लूकोनेजेनेसिस पे, ग्लूकोज अपटेक पे, ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोजन पे, एवरीथिंग पर, जो कि डायबिटीज से भी रिलेटेड है। तो ये इंटरसेक्शन हुआ इसमें, एक क्रोनो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया इसके बारे में। तो लास्टली मैं कुछ, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे। तो अल्टीमेट लर्निंग मेरे ख्याल से तीन हुई महाकुंभ से। एक हुआ कि कुंभ मेला एग्जेम्प्लीफाई किया कि किस तरह से स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को पूरी दुनिया में, जो पढ़ा लिखा है उसको भी, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, जिसे आप मूर्ख बोलते हैं उसको भी, या जो बहुत इंटेलेक्चुअल है उसको भी, उसको किस तरह से एक जगह इंटीग्रेट करके एक लॉजिस्टिक एक्सपर्टाइज को पैदा किया गया, और एक ऐसा सिस्टम बना जो कि कंपनसेट था और एफिशिएंट था। यह हम लोगों ने देखा कि भारत ने करके ये दिखाया। तो एक तो ये था। दूसरा था कि इतना बड़ा जो एक कॉन्ग्रीगेशन था, जो लोगों का कह सकते हैं महाजमावाड़ा था, उसको एक ऑर्डरली, मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में लाया गया। और इसने हमें बताया कि किस तरह से हम इस तरह के चैलेंजेस को, एक्सप्रेशन को मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में भी जोड़ सकते हैं। मतलब हम इसको एक लैब के रूप में डेवलप कर सकते हैं, लेबोरेटरी की तरह एक यूज कर सकते हैं, कि जहाँ लोगों का इतना, जहाँ पर जमावड़ा हो रहा है, वहाँ उसके हेल्थ के सर्वे को, हेल्थ के उसके टेस्ट को, उसको एजुकेट करने को, इस सब चीज़ों का भी एक अवसर ये पैदा कर किया। उसको ही हम लोगों ने, कम से कम हमारे कैंप ने जो 45 दिन चला और बड़े सक्सेसफुल चला, उससे इसने दिखाया। तीसरा कह सकते हैं कि ये मेला के लेसन को हार्मोनी इन चॉइस, दिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेशन वहां पे हुई। और अगर इस तरह का कोलाबोरेशन हेल्थ केयर सिस्टम में किया जाए, तो वो टेक्निकल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा होलिस्टिक बना सकता है, और कंपेशन एंड इफिशियंसी उसमें पैदा की जा सकती है, और कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है इन द स्पिरिट ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। तो मेरे ख्याल से ये तीन अल्टीमेट लर्निंग महाकुंभ से जो मैं सोचता हूँ कि मिली। माइंड मैनेजमेंट का एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट और सुनहरा मौसम जगह था, और इसने हमें बताया कि जो अनंत है वो कभी नहीं मिटता। और लोगों ने इस चीज़ को भी देखा कि किस तरह प्रातःकाल उठने वाले अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, और इसका भी साइंस जो है वो मैंने आपको दिखाया। मेरे ख्याल से ये मेरा लास्ट स्लाइड है, मैं यहाँ पे एंड करूँगा, और कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर अगर है तो बात करेंगे। आलोक जी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके पहले कि मैं अपनी कुछ टिप्पणी दूं, मैं हाँ, चाहूंगा आपका कि एक जितने टिप्पणी लोग मैं जुड़े हुए चाहूंगा हैं, जिस हाँ नहीं, जितने लोग जुड़े हुए हैं पहले उनके प्रश्न आ जाए, फिर उनको लेते हुए हमारे साथ मेरा सौभाग्य कि हमारे गोरखपुर के आरोग्य मंदिर के संचालक डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी जुड़े हुए हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े पुरोधा हैं। और इनके पिता तो उसके जनक थे गोरखपुर में, स्वर्गीय उनके विठल दास पिताजी मोदी से जी। मैं मिला हूँ, उनके पिताजी के साथ मैं 7 दिन तक रहा हूँ। देखिए। मैं गोरखपुर का मैं एक जस्ट शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हुई थी। मैं फर्स्ट ईयर या फर्स्ट ईयर में था, एमबीबीएस में, जमशेदपुर में। वहाँ से मुझे प्रेरणा कुछ लोगों ने दी कि जब 2 साल बहुत ही दवाइयाँ खाकर मेरा सांस कभी भी क्लियर नहीं होता था, तो मैं गोरखपुर पहुँचा था, क्योंकि मेरा घर जो है जीरादेई है, सिवान में। मैं वहाँ, उन्होंने मुझे एडमिट कर दिया था और मुझे दूसरे दिन बुखार आ गया था। और बुखार में उन्होंने फिर 2-3 दिन तक कुछ नहीं किया, तो तीसरे दिन मैंने उनको बुलाया और बोला कि मेरे इतना हाई टेम्परेचर में आप दवा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने 3-4 लोगों को भेजा। उन्होंने उसको पूरा वो मेरे गर्म पानी का एक पट्टी उसने पूरी मालिश की। आश्चर्य के उसमें मेरा बुखार चला गया, फिर एनीमा दिया गया। और जो बदबूदार मल निकला उसके बाद तो मेरा फेफड़ा ऐसा साफ हुआ जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि मॉडर्न साइंस आज के डेट में तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ये चमत्कार मेरे साथ 7 दिन में कैसे हो गया। तो आज आपके साथ डॉक्टर विमल कुमार मोदी जी, जो मुझसे 1 साल सीनियर हैं, हम्म। और आप बेसिकली एमडी रेडियोलॉजी हैं, लेकिन अब प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बंबई से हमारे साथ विजय प्रकाश गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शशि पाठक जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, गीता सिंह जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वार्ता के पश्चात आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ प्रश्न तो उमड़ ही रहे होंगे। तो पहले आप प्रश्न नहीं एक तो एक कुछ करके, कमेंट्स भी अगर उमड़ रहे हैं तो आप हाँ, बताइए। या मेरे कुछ ख्याल आपको से अपनी टिप्पणी देनी हो तो विजय अनम्यूट गुप्ता करके जी, आप आप उसे, अनम्यूट हैं, आप म्यूट करके कुछ बताइए। हाँ, अनम्यूट करके आप बताइए। विजय प्रकाश जी, आप कुछ टिप्पणी देंगे अपनी? हाँ हाँ, बताइए। जी 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 जी। प्रणाम। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ आ रही रही है। है। हाँ, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं वक्ता को वहाँ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है, बहुत ही उत्साहवर्धक और कारक ये है आपका प्रेजेंटेशन। और ये मैं पहली बार ज्वाइन किया, मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने मुझे आज इनवाइट किया और मुझे आपके सुनने का मौका मिला। ये बहुत ही उम्दा बात है कि कैसे हम अपने शरीर को प्रकृति से जोड़ सकते हैं और किस प्रकार हमें उसे अपने को ठीक कर सकते हैं। बहुत सराहनीय प्रयास है ये। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम को रखने के लिए। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हैं वो बहुत ही एंकरेजिंग है। और हम चाहेंगे आप उसको अगर सबको शेयर करेंगे तो वो लोग उससे और ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और फर्दर उसको। मैं आलोक गुप्ता जी को भेज देता हूँ, वो शेयर हाँ, कर देंगे। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस पे आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, इन जी जी। सब को फिर हम YouTube में कन्वर्ट करके और हाँ उसको, उसका लिंक शेयर कर देते हैं। तो आपको YouTube का पूरा इस आज की वार्ता का आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा। आप हाँ। अपने समय अनुसार जब भी चाहें उसको देखें, उसमें आपको सारी स्लाइडें भी मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ही डॉक्टर बहुत। गुप्ता, पूरा जो वार्ता मिल जो जाएगा। डॉक्टर साहब, इनको या जो है स्लाइड से भेज दीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दे रहा हूँ। ठीक। धन्यवाद सर, डॉक्टर धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। या। डॉक्टर विमल मोदी जी, सर बॉस, आप थोड़ा लेट से जुड़े हैं, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी टिप्पणी कुछ दें। न, आप अभी म्यूट हैं सर, अभी भी म्यूट हैं। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए। इस म्यूट हो नहीं पा रहा है। प्रेजेंटेशन, गुप्ता जी, जब तक, हाँ, वो मेरे ख्याल से अनम्यूट है अभी भी वो। अच्छा, जब तक वो म्यूट, शशि पाठक जी, मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम का कमेंट जरूरी है। मैडम तो दिन पर दिन जो है सर कायाकल्प नमस्ते। करती जा रही हैं। सर हाँ। सबको मैडम का नमस्ते। कायाकल्प दिन पर दिन होता जा रहा, आपको बधाई हो रामनवमी के। हो गया हो गया। ठीक है, वेट अच्छा, मोदी जी भी अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए सर जी। अच्छा मैडम, एक मिनट भी डॉक्टर मोदी से टिप्पणी ले लें। हाँ सर, बताइए। नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, आप जनरल कुंभ का जो ये आयोजन हुआ, या उसका शारीरिक स्वास्थ्य पे, मानसिक स्वास्थ्य पे कुछ आप अनुभव करते हैं कि प्रभाव पड़ा होगा, सकारात्मक नहीं या नहीं, नकारात्मक? सकारात्मक। नहीं नहीं, सकारात्मक रहा भाई।
सकारात्मक रहा, आपने अनुभव किया। हाँ, जिन्होंने मतलब स्नान किया उन्होंने मन में भी ये धारणा बनी कि हमको मोक्ष मिल गया। इतनी भीड़ को आयोजित करते हुए आप नहा के चले आए तो आप तो तीरंदाज हो गए। तो ये दो भाव तो रहते ही हैं वहां से जाके आने के बाद। आत्मिक बल बढ़ गया। आत्मिक बल बढ़ गया, और मतलब इस भीड़ में जाके निकल के आ जाएंगे, ये भी उत्साह बढ़ गया भाई। हाँ, चलिए मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ऋषि जी, सबको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर, मेरा तो रिजर्वेशन था कुंभ के लिए, लेकिन डर के मारे हमने तो अपना कैंसिल करा दिया, हम गए नहीं। तो माउंटेन ड्यू पी लिया होता, डर के आगे जीत आ जाता आपके लिए। तो आप मना करते हैं नहीं पीना चाहिए। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट बस सिर्फ एक कह रहा हूँ। तो आप जा नहीं पाई। ये पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कुंभ में नहीं गए जी, लेकिन क्या ऐसे गंगा में नहाना या कभी कभी खुले पानी में इस तरह से नहाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, या केवल वो जो ग्रह नक्षत्र हो उसी टाइम उसका लाभ मिलता है? देखिए मेरे डॉक्टर ख्याल एन से के सिंह ग्रह साहब ने, नक्षत्र का जो हाँ योग था उस समय जो रेज है, जो कॉस्मिक एनर्जी थी वो ज्यादा आती है, तो उसमें कुछ ज्यादा तो फायदा होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उस तो ये जो करंट है जो संगम का या कहीं पे गंगा नदी में या किसी भी नदी में, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी साइंस इस पर भी बात कर रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने को प्रकृति से बिल्कुल दूर कर लिया है, और अब चाह रहा है कि अगर वो जैसे नंगे पांव चलना, इस पर हम लोग डायबिटीज में बोलते हैं कि कभी नहीं चलना चाहिए। अभी हाल में मैं कुछ रिसर्च देख रहा था जहाँ वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि धरती से जब कनेक्टेड रहते हैं बिना चप्पल के, तो उसमें कई तरह के उसमें चेंजेज पाए गए हैं शरीर में। तो मेरे ख्याल से वो आपको फायदा होगा। आप मेडिटेशन कभी भी करेंगे, योगा कभी भी करेंगे, क्रोनो मेडिसिन की ओर जाएंगे या क्रोनो मॉड्यूलेशन करेंगे, इसका फायदा हमेशा होगा। लेकिन वो एक ऐसा जगह था या ऐसा समय था जबकि उस समय ग्रह नक्षत्र के संयोग के कारण डेफिनेटली उस समय उसी जगह पे उसका कुछ अक्षांश ऐसा था कि जहाँ पे ज्यादा एनर्जी पैदा हुई। इसके लिए मेरे ख्याल से उतने नागा साधुज और उतने लोग आए, और हमारे लोग भी आए। तो उसे एक अलग टाइम होता है, लेकिन ऐसे भी फायदा तो कुछ ना कुछ होता ही होगा या होता ही है। इस पर कोई क्लियर रिसर्च नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया उसके अनुसार से हम जो डॉट्स हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी, तो धन्यवाद। शुभ, अच्छे काम, अच्छी दिनचर्या, सूर्य आधारित जीवन, ये तो आपके जीवन का अभिन्न अंग होना ही चाहिए हमेशा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विशेष क्षण आते हैं, जैसे कुंभ का काल आया, जबकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ ऐसी हमारे ब्रह्मांड में कुछ ग्रह नक्षत्र पिंड आपस में जब एक संयोग बनाते हैं, एक अलाइनमेंट बनाते हैं, तो कुछ विशेष प्रकार की कॉस्मिक ऊर्जाएं जनरेट होती हैं जो हम तक पहुंचती हैं। तो उसका एक अपना एक अलग संयोग होता है, उसका एक अलग लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 60 करोड़, 65 करोड़, 55 करोड़, जो भी आप संख्या कर ले करोड़ों में, उनका एक जगह इकट्ठा समागम हो जाना, इसको अनुभव करना, वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। सही तो है। वो आपको रोज गंगा स्नान करने जाएंगी तो नहीं मिलेगा, वो तो सही है। उसी समय मिलेगा। तो दूसरा, मैडम नेक्स्ट कुंभ का आप इंतजार कर सकती हैं। मैडम गीता सिंह जी, आप कृपया अनम्यूट करके कुछ आप अपनी टिप्पणी दें। मैडम गीता सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? वो शायद चलिए, नहीं है। तो एक 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 इसमें दो तीन टिप्पणी मैं जरूर करना चाहूंगा। हाँ, जरूर जरूर। एक, प्रयागराज में ये खिचड़ी के टाइम पे ही, मकर संक्रांति के वक्त पर, प्रत्येक वर्ष एक अवधि होती है जिसमें ज्यादातर तो जो लोग गृहस्थ जीवन के काफी आगे वाले पड़ाव में होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि वानप्रस्थ वाला जीवन, वो लोग वहां जा करके 1 महीने वास करते हैं गंगा के तट पर। 1 महीने घर से दूर, परिवार से दूर। अगर पति पत्नी दोनों है तो दोनों जाते हैं, या अगर कोई एक है तो वो जाता है। और वो जाते हैं वहां एक मड़ैया में, झोपड़ी में 1 महीने निवास करते हैं, और उस अवधि को कहते हैं कल्पवास। कल्पवास करने गए हुए हैं। और मेरे परिचय में कई लोग ऐसे हैं, हमारे गांव से जुड़े लोग, जो हमारे पास दिखाने आते हैं
वो नियमित कल्पवास करने जाते हैं। मैं कम से कम 12-14 साल से 3 फैमिली को जानता हूं जो मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी 1 महीने कल्पवास करते हैं। अब कल्पवास का क्या मतलब हुआ? चोला बदल देना। कल्प मतलब समय, कल्प को समय से भी जोड़ा जाता है, यानी एक ऐसा वास, एक ऐसे स्थान पे जाकर के आप वास कर रहे हैं जहां जाने के बाद आपका चोला बदल जाएगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा। तो कायाकल्प कैसे हो जाएगा? आपका चोला कैसे बदल जाएगा? आप जो थे उससे बदल कैसे जाएंगे? आपने 11 महीने परिवार में बिताया, सामाजिक लोगों के बीच में बिताया, और 1 महीने आप वहां से हट करके अकेले, या अगर पति पत्नी है दोनों एक साथ जाकर के एक झोपड़ी में रह रहे हैं और एक क्रोनो लाइफ जी रहे हैं। समय पर सुबह उठ जाना है, स्नान करना है, भोजन सात्विक करना है, टाइम पे करना है, और पूजा पाठ करना है। तो फिजिकल कोरिलेशन विद द कॉस्मोस, विद द सन, डाइट, ये सारी चीजें जब 1 महीने आप सिंक्रोनाइज करके करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो वैसे ही कायाकल्प हो जाएगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का कायाकल्प हो जाएगा तो शरीर का भी कायाकल्प हो जाएगा। इसलिए संभवतः उस अवधि को कल्पवास कहा जाता है, और उसका परिणति अंत में अमावस्या के मेला से होता है। माघ का अमावस्या का जो मेला होता है, अमावस्या का मेला, वहां वो जाके खत्म होता है, फिर वो घर चले आते हैं। तो ये एक बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा है संभवतः शरीर को दोबारा रिजुवनेट करने का। तो आप अगर नहीं जा पाई हैं कुंभ में, अगला कुंभ जब आएगा, अगले कल्पवास में चले जाइए मैडम, 1 महीना रहिए वहां पे, रिजुवनेट होके आ जाइए। दूसरा एक श्लोक अभी डॉक्टर साहब ने दिखाया जिसको, जो मुझे बहुत पसंद है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये यजुर्वेद का श्लोक है, यानी जैसा ब्रह्मांड है आप वैसा ही पिंड भी होगा, और जैसा पिंड है ब्रह्मांड भी वैसा ही होगा। यानी यदि आप अपने शरीर को एक पिंड मान लें और अपने आसपास के वातावरण को आप ब्रह्मांड मान लें, तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, इसको आप सिर्फ उसके अगल बगल का जो एनवायरनमेंट है उसको अगर स्टडी कर लें तो आपको पिंड के बारे में पता चल जाएगा। और अगर पिंड को ढंग से स्टडी कर लें तो आप जान जाएंगे कि ये किस ब्रह्मांड में रह रहा है, इसका वातावरण क्या है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, एकदम सरल भाषा में जो मैं समझ पाया। आजकल होता है ना कि एक चुटकुला इसी पे, एक व्यक्ति गया इंटरव्यू के लिए, तो उसने अपने 3-4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आगे बढ़ा दिए, ये मुझे पिछले एम्प्लॉयर ने दिया था। तो जिसके पास इंटरव्यू देने गया था उसने कहा कि नहीं मुझे ये सब आप रखो, आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल दे दो, मैं आपका सारा कैरेक्टर जान लूं, मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, 5 मिनट के लिए मोबाइल पकड़ा दो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो उस व्यक्ति का जो है वो ब्रह्मांड है, उस पिंड का ब्रह्मांड वो मोबाइल है। तो ये तो दूसरा एक पाप धोने की बात जो आती है, देखिए क्रिश्चियनिटी में भी पाप धोने की व्यवस्था है, वहां उसको कन्फेशन कहते हैं। वहां ये बिलीफ है कि अगर आपसे कोई गलत काम हो गया, मतलब कोई अनैतिक काम हो गया, तो यदि आप चर्च में जाते हैं, पादरी से कहते हैं कि मैं कन्फेस करना चाहता हूं, तो एक कन्फेशन बॉक्स होता है, उसमें वो व्यक्ति जाता है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, और पादरी दूसरी तरफ बैठता है और कन्फेशन बॉक्स में से वो अपने सारे जो भी उसने पाप कर्म किए उसके दृष्टिकोण में उसको वो डिस्क्राइब करता है कि मुझसे ऐसे ऐसे हो गया। यानी एक तरह से वो अपने मन को हल्का कर लेता है, और पादरी कहता है कि ठीक है, अगर तुमने सच्चे मन से इनको इस बात का एहसास कर लिया और ईश्वर के सामने, जीसस के सामने तुमने इसको कन्फेस कर लिया है, तो अब ये तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा, तुम आगे से अब तुम एक अच्छी जिंदगी, सादी जिंदगी, तुम्हारा स्लेट कोरा हो गया, अब इस पे नए सिरे से फिर अपने जीवन की इबारत लिखो। तो उसके मन से जो एक ग्लानि का जो बोझ होता है, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। किसी व्यक्ति पे एक ग्लानि का बोझ लदा रहे तो मानसिक रूप से बीमार रहेगा, मानसिक रूप से बीमार रहेगा तो शारीरिक रूप से बीमार हो जाएगा। तो वही व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में गंगा में डुबकी लगा के पाप धोने के रूप में दिया गया। यदि आप सच्चे मन से कि हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं अपने ये पाप गंगा माँ तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो, और कोरे सिलेट की तरह बाहर आ जाए। ये नहीं कि बस हमारा पाप धुल गया अब हम अगले पाप के लिए तैयार हो गए, तो पाप नहीं धुलने वाला, किसी का पाप नहीं धुलेगा। अगर आप कन्फेस भी करते हैं इस वजह से कि बस ये मान के कि पिछला वाला कन्फेशन कर लिया तो मेरा पाप खत्म हो गया, अब आगे वाले पाप के लिए मैं स्वतंत्र हो गया, तो आप पापी के पापी बने रहो, गंगा स्नान से भी कुछ नहीं होने वाला।
तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, मन को, चित्त को शांत करने का, आत्मबोझ से, ग्लानि के बोझ से मुक्त करने का, और नए सिरे से आपको अपने मन का भी कायाकल्प करके नए सिरे से आगे के कोरे स्लेट पर अपनी इबारत लिखने का। बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से आपने इन चीज़ों को समझाकर काफ़ी लोगों को, मतलब जो था के अंदर में कि क्या ये पाप धोना क्या है और चीज़ें क्या है, इसको आपने क्लियर कर दिया है। और ये पिंड का वही जो कॉन्सेप्ट था आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। मेरे ख्याल से ये 10 बज रहे हैं, थोड़ा जी, आज अब हम रामनवमी लोग, का दिन अगर है। किसी का कोई और प्रश्न न हो तो आज का चर्चा हम यही समाप्त करेंगे। इसका यूट्यूब लिंक मैं बना करके आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप लोग अपने समय के अनुसार इसको दोबारा देख सकें। और अगले माह के प्रथम रविवार को हम लोग फिर किसी नए वक्ता के साथ, किसी नए विषय के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह साहब, आपका इतना धन्यवाद, बहुमूल्य समय धन्यवाद, देने के लिए, धन्यवाद, वो भी रामनवमी के धन्यवाद। दिन। अभी सब लोग पूजा पे चले जाएंगे। हाँ हाँ, तो अभी जरूरी है वो। जय श्री राम, फिर मिलते हैं जय हम लोग। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।